हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मेरा नाम प्रांजल है। और ये आपकी वीडियो होगी आपकी हिंदी पेडागोजी, हिंदी शिक्षण शास्त्र। आज हम इस वीडियो में आई थिंक 15 क्वेश्चन पढ़ेंगे। और जो भी आपके जो भी और ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्ज़ाम से रिलेटेड होंगे। आपके जो आपका पहले जो एग्ज़ाम आ चुका है उसी के क्वेश्चन होंगे। कम आई थिंक 15 क्वेश्चन होंगे। और आपके पेडागोजी में 15 क्वेश्चन ही आते हैं आपके। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, भाषा। जब हम यह कहते हैं कि भाषा यादृच्छिक है तो इसका तात्पर्य क्या है? भाषा पहले से निर्धारित सिद्धांतों का पालन करती है। भाषा के शब्दों और उनके अर्थों के बीच अंतर्निहित संबंध है। नॉट। शब्दों और उनके अर्थों के बीच संबंध किसी ठोस कारण पर आधारित है, ना कि बस यूं ही। नॉट, इट इज नॉट करेक्ट। भाषा के शब्दों और उनके अर्थों के बीच किसी प्रकार का अंतर्निहित संबंध नहीं है। तो आपका राइट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन। किसी टॉपिक पर मानस मंथन का मतलब होता है ब्रेन स्ट्रोमिंग। इसका मतलब होता है हम अपनी दिमाग से सोचना किसी चीज़ के बारे में। तो किसी टॉपिक पर मानस मंथन करने के बाद भी एक बालिका अपने आप से अनुच्छेद नहीं लिख पा रही है। वो मतलब ब्रेन स्टॉर्मिंग करने के बाद भी क्या है, एक अनुच्छेद नहीं लिख पा रही है। हालांकि वह वयस्क या सहपाठी के मार्गदर्शन में लिख लेती है। अगर कोई वयस्क है या कोई सहपाठी है तो उसके मार्गदर्शन में लिख लेती है। तो इस प्रकार के मार्गदर्शन को क्या कहेंगे? अब लाइक देखो, जैसे कि आप कभी जब एग्ज़ाम देने जाते हो, क्लासरूम में बैठे होते हो, तो अपने फ्रेंड या अपने आगे पीछे के फ्रेंड या दोस्त से कहते हो कि तुम मुझे एक हिंट दे दो और मैं पूरा आंसर लिख लूँगा। तो वो क्या करता है, वो थोड़ी सी हिंट दे देता है कि हाँ, कि इसके बारे में ये लिखना है आपको, और आप क्या करते हो, पूरा का पूरा आंसर लिख देते हो। तो ये क्या हो गया, ये एक तरह से छोटी सी हेल्प हो गई। क्या हो गई? मदद हो गई कि उस बच्चे ने आपकी हेल्प की और आपने पूरा आंसर लिख लिया एज इट इज़। तो अब आपका क्या होगा इसमें, अब इसका आंसर क्या होगा? टीम शिक्षण। भाई उसको कोई उस बच्चे, उस जो लड़की है, लड़की को कोई टीम तो मिलकर सिखा नहीं रही है ना? तो ये तो नहीं होगा। सहपाठी शिक्षण। अब सहपाठी शिक्षण नहीं होगा क्योंकि जो सहपाठी क्या है, वो थोड़ी सी उसको मदद ही तो कर रहा है। वो कोई उसको सिखा थोड़ी रहा है, उसको पढ़ा थोड़ी रहा है। सहपाठी परामर्श ये भी नहीं होगा। तो जब कोई मदद करता है, मार्गदर्शन या गाइडेंस को हम क्या कहते हैं? तो मदद कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? स्केफ होल्डिंग कहते हैं। तो इसका आपका राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, मदद राइट आंसर होगा आपका। अब आगे बढ़ जाते हैं। भाषा अर्जन केवल तभी घटित होता है तब जब, देखो, दो टॉपिक होते हैं। एक तो भाषा अर्जन होता है और दूसरा होता है अधिगम। देखो, भाषा अधिगम का तो मतलब ये होता है मतलब लैंग्वेज लर्निंग। तो लैंग्वेज लर्निंग का मतलब ये होता है जब हम ये लैंग्वेज मतलब लर्निंग के लिए हमें एक पर्टिकुलर क्लास की ज़रूरत पड़ती है, हमें एक बुक्स की ज़रूरत पड़ती है, हमें टीचर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब क्या है कि हमारा लर्निंग है। हम क्या है कि एक माहौल में हम सीख रहे हैं। एक ऐसे मतलब ऐसे उसमें सीख रहे हैं कि यहाँ पर हमें किताब, टीचर भी होगा, बुक भी होंगी, और इस तरह से हमें लर्निंग हो सकता है। बार बार प्रैक्टिस भी कराई जाए हमें उस चीज़ की। पर जो भाषा अर्जन है, भाषा अर्जन का मतलब होता है हम परिवेश से सीख लेते हैं, मतलब पर्यावरण से सीख लेते हैं, एनवायरनमेंट से सीख लेते हैं। जैसे कि मान के चलिए, अगर आपको इंग्लिश बोलना नहीं आती है, आप क्या कर रहे हो कि 4-5 दोस्त हैं आपके जो जिनको इंग्लिश आती है, और आप उनसे डेली बेसिस पे बातें करते हो या उनसे बातें करते हो। तो ये क्या है? अर्जन। आप ये इसको आप अर्जित अर्जित कर रहे हो। तो क्या है, जैसे जैसे वो आप बोलेंगे वैसे वैसे आप अर्जित कर रहे हो। या फिर हम क्या होता है कि कुछ चीज़ें, जैसे कि मान के चलिए, अब जैसे कि अब आप जैसे अपने घर से स्कूल जा रहे हो, तो अब स्कूल जा रहे हो तो आप ये क्या है कि आप देखते देखते आपको पता चल जाए कि हाँ, हमारे स्कूल का रास्ता ये है। अब आपकी मम्मी ये तो है नहीं, रटवा तो नहीं रही है कि ये गली यहाँ से जाएगी, यहाँ से कटेगी। इस तरीके से तो नहीं होता। ये क्या, आप एक एनवायरनमेंट से सीख जाते हो। तो इसी को हम क्या कहते हैं? भाषा अर्जन कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? भाषा अर्जन कहते हैं। तो भाषा अर्जन केवल तभी घटित होती है जब
बच्चों को व्याकरण के नियम सिखाए जाए, नहीं, इसमें कोई नियम सिखाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। बच्चों को अनुवाद, ये तो आपका आपका अधिगम हो जाएगा। बच्चों को अनुवाद करने का अभ्यास करवाया जाए, नहीं, ये भी नहीं, इनके भी, तो ये भी आपका क्या होगा, लर्निंग हो जाएगा। बच्चों के पठन के अवसर दिए जाएं, ये भी आपका क्या है, एक लर्निंग का हो जाएगा, अधिगम का हिस्सा होगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, बच्चों को भाषा का परिवेश एक्सपोजर दिया जाए। मतलब परिवेश का मतलब क्या होता है, एनवायरमेंट दिया जाए बच्चे को। जब हम बच्चों को एनवायरनमेंट देंगे तो क्या है, बच्चा खुद ही खुद सीख जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा आपका। बच्चों को भाषा का परिवेश एक्सपोजर दिया जाए। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन पाठ्य पुस्तक के बारे में सही है। पाठ्य पुस्तक का स्थान कोई दूसरा नहीं ले सकता, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर टीचर चाहे तो वो अपने 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 जो वो अपने बिहेवियर से सिखा सकता है, कोई स्टोरी सिखा सकता है, कोई कुछ ऐसी कहानी बता सकता है, या फिर हो सकता है वो अपने प्रिंट आउट लेके जा सकता है, या बहुत सारी चीज़ें, लैपटॉप वटेवर, वो कुछ भी कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि पाठ्य पुस्तक का होना बहुत ज़रूरी हो। पाठ्य पुस्तक अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच विद्यार्थियों के लिए एकमात्र महत्वपूर्ण सामग्री है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यह पाठ्यचर्या में उल्लिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। ये सत्र के लिए शैक्षिक गतिविधियों को योजना प्लान है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका राइट का आंसर होगा, यह पाठ्यचर्या में उल्लिखित उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करती है। जो मतलब क्या है कि जो पाठ्यचर्या में जो कुछ उद्देश्य है ना, उनको प्राप्त करने में मदद करती है क्या, पाठ्य पुस्तक आपकी। और जैसे कि अब मान के चलिए, जरूरी थोड़ी है कि आप पाठ्य पुस्तक से सीखेंगे। आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे कि मान के चलिए बहुत सारी, थोड़ा अब जैसे फुटबॉल वगैरह है, तो फुटबॉल को वगैरह उसके लिए पुस्तक जरूरी थोड़ी है। अब वो तो वहाँ पर कोच आपको ट्रेनिंग देगा, है ना। तो ये क्या है कि आपकी स्कूल में जितनी भी एक्टिविटी होती हैं वो आप बिना पाठ्य पुस्तक के भी सीख सकते हो। आप कक्षा 5 के अध्यापक हैं, आप क्या हैं, कक्षा 5 के अध्यापक हैं। आपने विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री की अच्छी तरह से पढ़ने के लिए कहा। आपने क्या कहा, अपने अपने मतलब स्टूडेंट है उनको कहा कि पठन सामग्री को अच्छी तरह से पढ़ें आप। उसके बाद आप संदर्भ और प्रसंग को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहते हैं। मतलब आपने उस जो जो उसके संदर्भ और प्रसंग को ध्यान में रखते हुए आप उनसे प्रश्न पढ़ते हैं और उनसे कहते हैं कि आप इनका उत्तर दो। तो इस प्रक्रिया के द्वारा आप विद्यार्थियों को किस तरह के पठन के लिए प्रोत्साहित कर रहे हो। देखो, अब एक बात देखो, अगर मान लो कोई टीचर अगर आपसे ये कहता है कि आप जैसे इस टॉपिक को पढ़ो और मैं बाद में उससे क्वेश्चन पूछूंगा, तो क्या होगा, आप ये तो है नहीं, बारीकी से तो नहीं पढ़ोगे, मतलब क्या मतलब बहुत हल्के तरीके से तो नहीं पढ़ोगे कि हाँ थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया और आंसर दे दोगे, नहीं दे पाओगे। तो आप जब आप उनको संदर्भ में आप उनके आंसर देना चाहोगे तो क्या होगा, आपको जरूरत पड़ेगी कि आप उसको गहनता से अध्ययन करें। तो इसमें आपका विस्तृत पठन तो नहीं होगा, ना बारीकी से पठन होगा, ना सरसरी तौर पर पठन। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ए, गहन पठन। गहन पठन। किसी पाठ्य सामग्री से विशिष्ट सूचना निकालने के उद्देश्य से गहन पूर्वक या गहराई से उस पाठ्य सामग्री को पढ़ने का कौशल बोध है। देखो, जब हम किसी सामग्री के बारे में पढ़ते हैं, सामग्री लाइक मैंने बोला कि आप ताजमहल के बारे में पढ़ कर आओ, ठीक है। ताजमहल की कोई मैंने आपको कोई सामग्री दे दी, तो मैंने कहा ताजमहल के बारे में पढ़ो। तो आप क्या है कि उस स्थान के बारे में पढ़ोगे तो क्या होगा, तो उस स्थान के बारे में पढ़ोगे तो क्या होगा, आपका मूल्यांकन परक। आप कोई मूल्यांकन तो नहीं कर रहे हो, आपको मैंने तो आपको पढ़ने के लिए टॉपिक दिया है, तो आप कोई मूल्यांकन तो नहीं कर रहे हो। वैश्विक वर्ल्ड की चीज़ तो पढ़ने के लिए नहीं दी मैंने, निष्कर्ष भी नहीं निकालना आपको। स्थानीय आपका राइट आंसर होगा आपका। क्या है कि आप उसके बारे में पढ़ रहे हो, स्थान के बारे में, कि ये स्थान कैसा होगा, यहाँ पर कितनी लोकेशन पर है, या पर ये मतलब ये शहर से कितनी दूर है, गांव में कितने किलोमीटर में फैला हुआ है। तो क्या है कि सामग्री का अध्ययन कर रहे हो, तो आप क्या है, स्थानीय बोध। इसका आंसर क्या होगा, स्थानीय बोध आंसर होगा आपका राइट आंसर। अब आगे बढ़ जाते हैं। व्याकरण पढ़ाने का निगमनात्मक उपागम अनुशंसा करता है कि सबसे पहले हमें
देखो हमारे दो एक नियम होते हैं, एक तो हमारे निगमनात्मक होता है, निगमनात्मक, और दूसरा होता है आगमनात्मक। तो देखो क्या होता है, देखो निगमनात्मक और आगमनात्मक, देखो देखो मैं बताया तो आगमनात्मक का मतलब ये होता है कि सबसे पहले हम उदाहरण को देंगे, उदाहरण देंगे, उसके बाद हम नियम को बताएंगे। जैसे कि मैंने बोला कि जैसे कि मोबाइल फोन, आपकी फेवरेट चीज़ क्या है, तो बच्चों ने कहा मोबाइल फ़ोन। आपके फेवरेट फूड क्या है, आपको उन्होंने कहा छोले भटूरे। और आपकी फेवरेट जगह क्या है, आगरा। और आपका फेवरेट मंदिर कौन सा है, प्रेम मंदिर। तो इस तरह की चीज़ें, अब जब ये चीज़ एग्जाम्पल हो गए, अब टीचर ने कहा कि ये सब क्या है, उदाहरण, ये क्या है जो आप सभी ने इन नामों को बताया, ये सब क्या है, नाउन है। तो ये क्या है कि पहले उन्होंने उदाहरण दिए, उसके बाद नियम बताए, तो ये क्या होगा, आगमनात्मक होगा। ये क्या होगा, आगमनात्मक होगा। अब मैंने बोला नियम बताया कि किसी वस्तु या प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब मैं कहता हूँ, और उसके बाद मैं एग्जांपल देता हूँ, मोबाइल फ़ोन हो गया, इस मतलब लड़की हो गई, स्कूल हो गया, ये सब क्या आपके नाउन है, तो ये क्या आपके निगमनात्मक है। देखो अब आपको याद करने का एक सबसे सिंपल ट्रिक बताता हूँ, निगमनात्मक। देखो निगमनात्मक में सबसे पहले, अगर सबसे पहले ना ला रहा है, तो क्या है कि सबसे पहले हम नियम की बात करेंगे इसमें, उसके बाद हम उदाहरण की बात करेंगे। हम आगमनात्मक में सबसे पहले हम क्या करेंगे, उदाहरण की बात करेंगे। आ से स्टार्ट हो रहा है, हम ऊ को हम इससे डिनोट कर, हम लोग दिमाग लगा सकते हैं हाँ कि आ का मतलब ऊ को हम ले सकते हैं। तो पहले हम उदाहरण को लेंगे और उसके बाद हम नियम को बताएंगे, ठीक है, राइट। तो व्याकरण पढ़ने का निगमनात्मक उपागम, निगमनात्मक उपागम में क्या है कि पहले हम नियमों को बताएंगे, उसके बाद हम उदाहरण को देंगे। तो ड्रिल के माध्यम से अभ्यास करवाना चाहिए, ये तो कोई ऐसी बात नहीं हुई। उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए, देखो पहले उदाहरण प्रस्तुत करेंगे तो सर क्या हो जाएगा, ये आगमनात्मक हो जाएगा। नियम प्रस्तुत करने चाहिए, पहले हम क्या करेंगे, नियमों को प्रस्तुत करेंगे। वास्तविक संप्रेषण प्रस्तुत, ये कम्युनिकेशन की बात तो कहीं नहीं हो रही इसमें। तो पहले क्या है, नियम को प्रस्तुत करने चाहिए। पहले हम नियम प्रस्तुत करेंगे, उसके बाद हम एग्जाम्पल देंगे इसमें। आगे बढ़ जाते हैं, तथ्यों से कहीं आगे जाकर अनुमान लगाने का तरीका। अब जैसे कि हमें कोई पर्टिकुलर कोई टॉपिक दे दिया, अब उसके बारे में हम उसके बारे में एक अनुमान भी लगा रहे हैं कि हाँ कि इसका रे राइट आंसर ना होकर ये भी हो सकता है। मैंने बोला जैसे कि मान लो 2+2 4 हो सकता है, ठीक। तो मैंने कहा 2 दूनी 4, ये भी हो सकता है। जरूरी थोड़ी 2+2 4 होगा, 2 दूनी 4 भी तो 2 दूनी 4 भी तो हो सकता है, ठीक। तो इस तरीके से हम क्या है कि हम अनुमान लगाने का तरीका कर रहे हैं, तो हम इसको क्या कहेंगे, व्याख्या करना। हम इसमें कोई व्याख्या तो नहीं कर रहे, तो ये तो नहीं होगा आपका राइट आंसर। विश्लेषण करना, विश्लेषण भी नहीं कर रहे हम, इस निष्कर्ष लगाना ये भी नहीं कर रहे। तो पाठ्य सामग्री का विस्तार, एक्स्ट्रापोलेशन, हम क्या करें, एक्स्ट्रापोलेशन, हम थोड़ा एक्स्ट्रा सोच रहे हैं उसके बारे में। अब आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कक्षा में मातृभाषा का स्थान न देना किस विधि की विशेषता है। अब देखो टीचर क्या कर रहा है, एक कोई टीचर है, वो उस क्लास में मातृभाषा को मतलब मान्यता नहीं देकर वो किसी ऐसी विधि को जो मतलब ऐसे उसको मेथड मतलब ऐसे। तब मैं देखो सिंपल बताता हूँ, जैसे कि मान के चलिए आप एक स्टूडेंट हैं, आप और एक आपका प्राइवेट स्कूल है, यहाँ पर क्या है, आपको इंग्लिश सिखाई जाती है, इंग्लिश का बोलबाला है यहाँ पर। तो क्या होगा कि जहाँ पर जो स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट की जो मातृभाषा हिंदी है ना, उस भाषा को ना बोल करके वो खाली वहाँ पर इंग्लिश का एनवायरनमेंट दे रहे हैं वहाँ पर। जैसे कि मान लो इंग्लिश में ही बातें करना है, इंग्लिश में सब कुछ करना है, तो वहाँ पर हो सकता है कि हिंदी बोलने पर फाइन भी लग जाए आपको। तो इस तरीके की क्या होता है, जब इस तरह का इन्वायरमेंट होता है तो उस टाइम पर हम वो कौन सा मेथड कहते हैं, उसको हम डायरेक्ट मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं, डायरेक्ट मेथड कहते हैं या प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। कि मतलब जो हमारी टारगेट लैंग्वेज है, उसी लैंग्वेज को हम सीखना चाहते हैं, तो उसी लैंग्वेज में ही सारी काम जो करेंगे उसी लैंग्वेज में करेंगे हम। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, प्राकृतिक ये तो नहीं होगा, द्विभाषिक नहीं, श्रव्य भाषिक ये भी नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, प्रत्यक्ष, डायरेक्ट, ठीक, डायरेक्ट मेथड। एक अध्यापक होने के नाते आप एक बच्चे की उसकी कुल भाषा प्रयोग के लिए प्रशंसा करते हैं, यद्यपि उसने कुछ शब्दों की वर्तनी गलत लिखी है। आप कक्षा में किस उपागम का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे कि
एक स्टूडेंट है, अब एक टीचर है, उसने क्या किया, टीचर ने उसकी सब तारीफ़ की कि आपका बोलने का तरीका, मतलब आपकी बोलने का तरीका अच्छा है, आपका पढ़ने का तरीका अच्छा है, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आप जो बोलते हो तो आपकी बोलचाल में उतार चढ़ाव भी अच्छा है, पर बर्तनी, मतलब जो शुद्ध बर्तनी है वो थोड़ा सा, जो बर्तनी है वो थोड़ी ख़राब, बस थोड़ी सी हल्की, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, या फिर उसको आप और सुधारोगे तो आपका अच्छा हो जाएगा। तो वो क्या कह रहा है कि वो जो मतलब जो मतलब जो टीचर बता रहा है ना, वो क्या बता रहा है, पूरी कुल ओवरऑल पर्सनैलिटी कैसी है उसकी, उसके बारे में बता रहा है। तो ओवरऑल पर्सनैलिटी के बारे में बता रहा है। तो देखो संरचनात्मक तो नहीं होगा इसका आंसर। संप्रेषणात्मक, इसमें आपका कॉम्बिनेशन की तो कहीं बात ही नहीं हुई, रचनात्मवादी ये भी बात नहीं हुई। तो इसका राइट आंसर होगा समग्र भाषा। वो क्या है कि पूरे समग्र का मतलब ही होता है टोटल। तो टोटल आपका, तो वो टोटल जो ओवरऑल पर्सनैलिटी उसके बारे में बता रहा है वो टीचर। एक भाषा अध्यापक को चाहिए कि शिक्षार्थियों की स्वच्छंद लेखन के लिए प्रोत्साहित करे। स्वच्छंद लेखन का मतलब तो ऐसे फ्री राइटिंग, मतलब बच्चे के जो मन में चल रहा है, बच्चे के दिमाग में जो आ रहा है वो लिखे वो। क्योंकि स्वच्छंद लेखन से विद्यार्थियों के लिए लाभ होता है। देखो जैसे स्वच्छंद, देखो हम क्या होता है, लाइक देखो, जैसे कि आप हो, कभी आप डायरी वगैरह लिखते होंगे, तो डायरी में क्या लिखते हो आप, जो आपके दिन में घटित हुआ वो सब लिखते हो। तो वहाँ पर आपको स्वच्छंद होना, मतलब आप स्वतंत्र होना, आप कुछ भी लिख सकते हो उसमें। ठीक। शिक्षार्थी अपनी प्रथम भाषा के लिखित स्वरूप के गुण धर्म को समावेशित करता है। नहीं, ये राइट नहीं होगा आंसर आपका। शिक्षार्थी लिखने के लिए स्वतंत्र है। लिखने, अब जब बच्चा लिखेगा नहीं तो क्या क्या सीखेगा, नहीं सीखेगा। शिक्षार्थी यह महसूस करते हैं कि उन्हें कुछ अधिक या एकदम सटीक लिखना है। नहीं, एकदम सटीक तो नहीं लिखना है। यह शिक्षार्थियों को प्रवाह के साथ रचनात्मक तरीके से लिखने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये प्रवाह के साथ, प्रवाह देखो, जब बच्चे के मन में, जैसे कि मान के चलिए, अब आप वो मैंने जैसे कि हमने बोला कि आप कुछ भी टॉपिक लिखो, हो सकता है बच्चे के दिमाग में आ जाए कुछ अच्छी ऐसी बातें आ जाए जो वो लिख दे, तो वो क्या स्वतंत्र है, वो कुछ भी लिख सकता है। तो क्या है कि उसकी रचना, जो उसके प्रवाह, मतलब जो उसका जो प्रवाह सोचने का तरीका है वो भी चेंज होगा, और रचनात्मक तरीके को भी प्रोत्साहन मिलेगा उसके। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, सेकेंड। यह अधिगम का एक प्रकार है, देख लेते क्या प्रकार है, जिसमें बच्चों की उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रियाओं जैसे बुद्धि या तर्क करना आदि का प्रयोग करना होता है। तो आपका संरचनात्मक अधिगम नहीं होगा, मौखिक अधिगम नहीं, गत्यात्मक कौशल अधिगम नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अवधारणा अधिगम। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके तथ्यों पर बेस होते हैं, आप उनका आप एक्सप्लेन, आपको एज इट इज रटने भी हो सकते हैं कुछ क्वेश्चन आपको। निम्नलिखित में कौन सा कक्षाई अभ्यास विद्यार्थियों में मौखिक भाषा के विकास में मदद करेगा। नए या अपरिचित शब्दों को सही उच्चारण का अभ्यास कराना। नहीं। अध्यापक के पाठ्य अध्यापक के साथ पाठ्य सामग्री का संवेद करना, ये भी नहीं होगा ना, ये राइट आंसर होगा। कविता के कंठस्थ कर लेने के बाद कविता का संवेद कर गायन, नहीं, ये भी नहीं होगा। रोल प्ले में भाग लेना, ये राइट आंसर होगा। तो रोल प्ले क्या होता है, लाइक जैसे कि मान लो कोई बच्चा है, अब मान के चलिए उस पर हम क्या करते हैं, हम जैसे कोई भी टॉपिक पर हम रोल प्ले करने के लिए कहते हैं, मतलब 8-10 बच्चे हैं हम कहते हैं, तो उस पर क्या है कि बच्चे जब क्या अपने अपने डायलॉग जब बोलेंगे ना, तो उससे क्या है कि बच्चे जब बार बार बोलेंगे तो उससे क्या है कि उनको वो बातें दिमाग में बैठ जाएंगी उनके। तो उससे क्या होगा, उनका मौखिक भाषा का विकास होगा। क्योंकि उनके जैसे कि मान लो जैसे कुछ बात गुस्से में बोलनी होगी, तो उनके चेहरे पे जो एक्सप्रेशन होंगे वो गुस्से वाले होंगे। ठीक। और वो हंसने वाली बात होगी तो वो हंसने वाला एक्सप्रेशन होंगे इसके चेहरे पर। आप हिंदी भाषी अध्यापक हैं, मतलब आप किसी ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहाँ पर आपको हिंदी भाषा बोली जाती है, और आपकी नियुक्ति पंजाब के एक प्राथमिक विद्यालय में होती है। क्या होती है, पंजाब के एक प्राथमिक विद्यालय में होती है। तो वहाँ पर क्या लैंग्वेज चलेगी, वहाँ पर पंजाबी बोली रहेगी। अब चूंकि आप स्थानीय भाषा नहीं जानते और आप क्या स्थानीय भाषा को नहीं जानते हैं,
तो आपको क्या करना चाहिए, देख लेते हैं। समुदाय को हिंदी सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अब एक बात बताओ, अब वो समुदाय में 100 पर्सन है और आप एक अकेले पर्सन हो, तो भाषा सीखना जल्दी किस मतलब भाषा सीखना किसको चाहिए सबसे ज़्यादा? पहले तो इसको सीखना चाहिए कि भाई देखो, एक बंदा तो एक बंदा जल्दी सीख लेगा, तो क्या है, इसको सीखनी चाहिए भाषा, ना कि 100 को। ठीक है। समुदाय को हिंदी सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए, नहीं, ये तो नहीं होगा। किसी हिंदी भाषी क्षेत्र में स्थानांतरण के लिए आवेदन कर देना चाहिए। भैया जब आपको नौकरी मिली है, आपने आपने नौकरी आपने जब सीटेट का पेपर दोगे तो आपकी नौकरी कहीं भी लग सकती है। आपकी एनवीएस में, आपकी सीटेट के बेस पे कहीं भी लग सकती है नौकरी। आप ये थोड़ी ना आप अपने स्टेट में ही करोगे नौकरी। तो आपकी वहाँ पर आपको भाषा तो आपको या तो भाषा आपको आनी चाहिए, या फिर वहाँ के एनवायरनमेंट में आपको ढलने की आपके हिम्मत होनी चाहिए आपके अंदर। बच्चों की भाषा को एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। ये क्या लिखा है? बच्चों की भाषा को एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए और शिक्षण आरंभ करना चाहिए। बिल्कुल, वेरी गुड, ये आपका राइट आंसर होगा। अंग्रेजी भाषा में संप्रेषण करना चाहिए, नहीं, ये तो नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब ये कि आप जो बच्चों की भाषा है ना, उसको एज ए संसाधन के रिसोर्सेज के रूप में लेना चाहिए। और आप क्या है कि कुछ ना कुछ टाइम के बाद आप भी भाषा सीख जाओगे वहाँ की। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 3। भाषा अधिगम में निदानात्मक परीक्षणों का उद्देश्य क्या है? चलो देख लेते हैं क्या है आंसर इसका। विद्यार्थियों के प्रगति रिपोर्ट कार्ड में प्राप्त फल लिखना। देखो पहले तो निदानात्मक का मतलब क्या होता है ये जान लेते हैं। देखो निदानात्मक का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ के बारे में पता लगाना। जैसे कि मान के चलिए, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर आपको डॉक्टर आपको पहले दिन दवाई दे देगा। वो सोचता है कि शायद इससे ठीक हो जाएगा। जब वो नहीं ठीक होता तो क्या करता है, उसका निदान लगाता, मतलब वो जैसे कि मान लो कभी खून टेस्ट भी दे सकता है, ब्लड टेस्ट भी दे सकता है, या यूरिन टेस्ट भी दे सकता है। उसके बाद जो दवाई देगा, उसके बाद जो अब वो निदान अब ये आपको निदान, तो उसको पता चलेगा कि हाँ आपके शरीर में इस चीज़ की कमी है या ये प्रॉब्लम है। उसके बाद जो दवाई देगा उसको हम कहते हैं उपचारात्मक। तो ये आपका निदान का मतलब होता है उसके अंदर जो क्या कमी है उसके अंतर को ढूंढना, क्या कमियां हैं। तो विद्यार्थियों की प्रगति रिपोर्ट कार्ड में प्राप्त फल लिखना, नहीं, ये तो नहीं होगा। योगात्मक आकलन के लिए योजना एवं प्रश्न बनाना, नहीं। अभिभावक शिक्षक बैठक, पेरेंट्स मीटिंग में अभिभावकों को सूचित करना कि और ध्यान देने के लिए कहना, नहीं, ये भी नहीं होगा आपका। बच्चों की समझ में रह रहे अंतरों को जानना और उपचारात्मक कदम उठाना। अब देखो मान के चलिए, अब जैसे कि मान लो कोई टॉपिक पढ़ाया, टीचर ने कोई टॉपिक पढ़ाया। अब क्या है कि बच्चों को समझ में आया, नहीं समझ में आया, तो क्या है कि बच्चे से क्वेश्चन पूछ सकता है या उससे टेस्ट ले सकता है कोई भी। तो बच्चे टेस्ट दे देंगे तो उससे पता चल जाएगा कि हाँ बच्चों को अब यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, मुझे इस टॉपिक को या तो हो सकता है मुझे एक नए तरीके से सिखाना चाहिए, या फिर इस टॉपिक को यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा गहराई से सिखाना चाहिए। जिससे क्या होगा, उनको उपचार हो जाएगा। तो उपचार को क्या कहते हैं? रिमेडियल कहते हैं, और निदानात्मक को क्या कहते हैं? डायग्नोस्टिक कहते हैं। ठीक, आपके ये 15 क्वेश्चन थे आपके, और आपके 15 क्वेश्चन ये CDP आपकी ये पैडागोजी, हिंदी पैडागोजी के आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपके नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, हम और जो 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके उसमें वो पूछेंगे। अच्छा, और देखो आपकी हिंदी पैडागोजी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ऐसा है 15 नंबर की पैडागोजी आती है। और जब आप CDP अगर आपकी अच्छी होती है तो आप क्या है, हिंदी पैडागोजी में भी अच्छा स्कोर कर लेते हो। तो इससे क्या होगा, आपके अच्छे नंबर बनेंगे। और देखो एक बात ये भी होती है, देखो जब हमारा पेपर पास होने के लिए तो हमें एक एक नंबर की भी बहुत बड़ी कीमत होती है। कभी कभी तो क्या होता है, एक एक नंबर की वजह से भी लोगों को पेपर कई मतलब एक एक दो बार देना पड़ जाता है, फेल हो जाते हैं बच्चे। तो आप कोशिश करना, अच्छे से पढ़ाई करना, और इस वीडियो को आई थिंक 1 से 2 बार देख लोगे तो आपको क्या है कि क्वेश्चन आपको दिमाग में बैठ जाएंगे और आपको याद भी हो जाएंगे जल्दी से। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप वीडियो को आप शेयर करना, दोस्तों को शेयर करना, और बेल आइकन को प्रेस करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसी ही वीडियो पाने के लिए, जिससे कि आपको वीडियो को नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।